नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात रांची की करते हैं। रांची के वृंदावन बैंक्वेट हॉल में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका और अतनु ने वैवाहिक बंधन के साथ फेरे लिए। दूल्हे राजा अतनु दास ओडिशा से बारात लेकर आए थे। वधु पक्ष ने बारातियों का धूमधाम के साथ स्वागत किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन, मेयर आशा लकड़ा, सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल और डीजीपी एमवी राव ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हाँ थोड़ा कम टाइम में हुआ पर बहुत अच्छा है। बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा दुख तो होगा कि हाँ दूसरे के घर जा रहे, पर फिर भी उनका घर हमारा ही घर है, दोनों सब साथ में है। इस खेल जगत में इन्होंने एक लंबी पारी दी है अपने इस परिवार और इस नए पारी को भी काफी मजबूती से और काफी सुंदर ढंग से पूरा करेंगे। मेरी ये शुभकामनाएं हैं। जिस बेटी ने जो सपना देखे, हर बेटी का एक सपना होता है कि उनका जीवन और उनका जोड़ी सदा सुखमय रहेगा, और उस जोड़ी में आज एक परिणय सूत्र में हमारी देश की, अपने राज्य की, अपनी रांची की बेटी आज बंध गई है। दीपिका संग अतनु दोनों का ये परिणय सूत्र सदा सदा चलता रहे और खूब अपना मुकाम को हासिल प्राप्त करते रहे। युवा वर्ग के लिए एक रोल मॉडल है और बड़ी खुशी है आप दोनों को जोड़ी बनते हुए देखते हुए, और आपके प्रेरणा से और बहुत बड़े खिलाड़ी और भी बने, आपके बच्चे भी आप जैसे खिलाड़ी बने, भगवान से प्रार्थना। हम इस समय खड़े हैं दीपिका के शादी समारोह में। ये आप मेरे बाईं ओर देख सकते हैं कि दीपिका और उनके पति जो हैं अतनु दास वहां बैठे हैं, साथ में जयमाल के स्टेज पर बैठे हैं और वहां लोगों से बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर सीएम भी आकर जा चुके हैं। खुद सीएम ने यहाँ पहुंचे के दीपिका को ढेर सारी शादी की शुभकामनाएं दी। उससे पहले डीजीपी एमवी राव भी पहुंचे थे और उन्होंने दीपिका को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा कई विधायक भी यहाँ आए और यहाँ आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कोरोना को लेकर के यहाँ पर जो है काफी सीमित संख्या में यहाँ पर गेस्ट को आमंत्रित किया गया। आइटम रखा गया है इधर, और इधर जो चाउमीन है, इधर चिल्ली है, और उस तरफ जो कहेंगे कि आप जैसे देखेंगे कि उस तरफ खास करके जो झारखंड का फेमस लिट्टी चोखा है, यहाँ पर लिट्टी चोखा दिख रहा है यहाँ पर, और कई तरह के मेन्यू आइटम यहाँ पर दिख रहे हैं जो खास करके इस पर जो बताया जा रहा है कि दीपिका के पसंद के आइटम है ये, कि दीपिका ने अपने पसंद से उन्होंने जो है पूरा जो है एक मेन्यू तैयार किया है ताकि गेस्ट को एक जो भी यहाँ पर आए संतुष्ट होकर के जाएं। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और एक बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। बड़े पैमाने पर बिहार में तबादला हुआ है। बिहार में वीडियो का तबादला हुआ है। 161 वीडियो का तबादला हो गया बिहार में। ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना जारी की है। जून के अंतिम दिन बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। समाज कल्याण विभाग, पथ निर्माण विभाग में ये तबादले हुए हैं। तो देखिए, बड़े पैमाने पर जून के आखिरी दिन तबादला हुआ बिहार में। 161 वीडियो है जिनका तबादला हुआ है बिहार में। ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जून के अंतिम दिन बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। समाज कल्याण विभाग, पथ निर्माण विभाग में ये तबादले हुए हैं। और परीक्षा से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही। बिहार पुलिस की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय चयन परिषद ने इसे लेकर सूचना जारी कर दी है। 3 जुलाई, 6 जुलाई और 15 जुलाई को परीक्षा आयोजित की गई थी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। बिहार पुलिस की यह परीक्षा स्थगित हो गई है। केंद्रीय चयन परिषद ने इसे लेकर सूचना जारी कर दी है। 3 जुलाई, 6 जुलाई और 15 जुलाई को ये परीक्षा होनी थी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी और मैथिली भाषाओं में ट्वीट कर गरीब कल्याण योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है और साथ ही कहा कि इससे करोड़ों देशवासियों को फायदा होगा। तो देखिए, मैथिली में पीएम का ट्वीट है और बिहार के लोगों को समझाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने कि
जो गरीब कल्याण योजना है इसके विस्तार से कैसे लोगों को फायदा होगा, और सिर्फ बिहार ही नहीं करोड़ों देशवासियों को इसका फायदा होने वाला है। लेकिन मैथिली को कितना अहम समझा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है मैथिली में उन्होंने, और मैथिली के जरिए समझाने की कोशिश की है। देखिए, भोजपुरी और मैथिली दोनों भाषाओं में यह ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बिहार के लोगों के लिए खास तरीके से ट्वीट किया गया, उनको समझाने की कोशिश की गई कि गरीब कल्याण योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इन दोनों भाषाओं में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि इससे करोड़ों देशवासियों को फायदा पहुंचेगा। इधर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पीएम नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के ऐलान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना महामारी को परास्त करने में जुटा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बिहार के गरीबों की चिंता की है, देश के गरीबों की चिंता की है। और आज जो देश का गरीब नरेंद्र मोदी के लिए मरता है, जान देता है, उसका कारण यही है कि उनको मालूम है कि कोविड में, कोरोना में सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को अपनी ओर से, बिहार सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अगले 5 महीने तक बिहार के गरीबों की चिंता की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम के गरीबों को नवंबर तक मुफ्त अनाज देने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी का यह फैसला गरीबों के प्रति उनकी संवेदना की पराकाष्ठा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री गरीबी देखा है, गरीबों के साथ उनकी संवेदना है। कोई रात में गरीबों के घर जाकर के, कलावती के घर जाकर के गरीबी सीखते नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री देश के संवेदना के साथ, गरीबों की संवेदना के साथ, दुनिया में इतनी बड़ी आबादी को संवेदना के साथ पहले भी 5 किलो प्रति व्यक्ति के दर से था, और आज भी उन्होंने नवंबर तक ये अपने दायित्व का निर्वहन किया। ये संवेदना की पराकाष्ठा है। मोतिहारी में बीजेपी की ओर से वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने चीन और नेपाल मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। कि जो नेपाल और चीन की जो सीमा है, उन चीन के साथ हम लोग पूरी ताकत के साथ आज भारत सरकार इस पर हर कीमत पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। पटना के एम्स से आरजेडी नेता रघुवंश सिंह को छुट्टी दे दी गई है। वो पिछले 15 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सच्चा योद्धा बताया। उन्हें सरकार की ओर से बीमा कवर देने की मांग भी की है। जान जोखिम में डाल करके डॉक्टर और सभी स्वास्थ्यकर्मी लोगों की जान बचा रहे हैं। कोरोना से मुकाबला साधारण काम नहीं है। जैसे सीमा पर मिलिट्री देश की सुरक्षा जान देकर करते, वैसे ही लोग जान को जोखिम डाल करके जोखिम में ये लोग कर रहे हैं। इसलिए इन लोग का। और अब बात कोरोना विस्फोट की। पालीगंज में एक साथ 86 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल हुए थे और इस समारोह में शामिल 110 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। शादी 15 जून को थी और ठीक 2 दिन बाद यानी 17 जून को दूल्हे की भी मौत हो गई। पालीगंज में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे 80 से ज्यादा मेहमानों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकला है। 2 दिन पहले दूल्हे की कोरोना से मौत के बाद सबकी जांच करवाई गई थी। पॉजिटिव आए सभी लोगों को बेहटा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। प्रभावित इलाका डीही पाली, मीठा कुआ, बाबा बोरिंग रोड और बाजार के इलाके को सील कर दिया गया है। प्रशासन की गाड़ी घूम घूम कर लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रही है। टोलों से या जिन मोहल्लों से लोग ये दृष्टिगोचर होकर करके और चिन्हित किए गए हैं, टेस्ट में जो पॉजिटिव पाया गया है, ऐसे टोलों को हम लोग सील करने जा रहे हैं। उसमें कंटेनमेंट जोन बनने जा रहा है और यह कार्रवाई आज ही हो जाएगी। और बाकी जो मेडिकल
के स्तर से जो प्रक्रिया होनी है वो सारी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे सभी लोगों को भेजा जा रहा है, आइसोलेशन सेंटर में भेजा जा रहा है। 15 जून को लड़के की शादी हुई थी। 16 जून को पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। बाद में उसे पटना रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़के के पिता का कहना है कि उन्हें लड़के की तबीयत खराब होने की कोई जानकारी नहीं थी, कि लड़के की तबीयत खराब थी, दवा खिलाकर शादी की रस्म पूरी की जा रही थी। हमको कोई जानकारी नहीं था कि माने इस तरह का घटना होने वाला है, नहीं तो हम शादी नहीं करते। दवाइये होते है, दवाइयों होते है, यानी शादियों होते, दवाई सुई पानी चढ़ के आवे थे और फिर घरे विध होते। पालीगंज में 80 से ज्यादा लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। आंकड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों में कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में लोग मौत को न्योता दे रहे हैं। जरूरत है लोगों के अलर्ट रहने की, वरना स्थिति और गंभीर हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पालीगंज से आदित्य कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, पटना से बड़ी खबर आ रही है। पालीगंज मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पटना के डीएम ने एसडीओ को पालीगंज मामले में जांच के आदेश दिए हैं। विवाह समारोह में नियमों का उल्लंघन हुआ था और समारोह में शामिल 259 लोगों के सैंपल की जांच की गई है। 80 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देखिए, पालीगंज मामले में जो कोरोना विस्फोट हुआ है उसे लेकर पटना के डीएम ने एसडीओ को इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि विवाह समारोह में नियमों का उल्लंघन हुआ था और समारोह में शामिल 259 लोगों के सैंपल की जांच हुई। 80 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिस्कोमान के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने दावा किया कि बिहार में बाजार में बिकने वाले 90% मास्क नकली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है। लोग नकली मास्क लगा रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब लोग देखते हैं कि आप वॉल्व लगा लेते हैं, हम भी वॉल्व लगा लेते थे, तो वॉल्व लगाने से आप सुरक्षित नहीं है, इसलिए कि उसमें सिलिकॉन का झिल्ली होना चाहिए और लोग रबर का झिल्ली लगा देते हैं। उसमें असली चीज मेल्ट ब्लॉन होना चाहिए, हॉट एयर कॉटन होना चाहिए। तो उसको जो झोला वाला, जो बाजार में जो झोला बिकता है इस टाइप का, देखिए अभी जितने भी बाजार में मास्क बेचे जा रहे हैं इस टाइप के मास्क है, जो लगता है कि मलमल के कुर्ता का बनाया हुआ है। कि जो नागरिक इतने डरे हुए हैं कोविड-19 से, और किसी को यह भी पता नहीं है कि आज बाजार में 90% नकली मास्क बेचे जा रहे हैं। कोरोना काल में निवेशकों को लुभाने के लिए बिहार सरकार ने नई उद्योग नीति लागू की है, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। दिल्ली से चलने वाली सिरामिक कंपनी के मालिक रामेश्वर महतो ने अपने उद्योग को बिहार शिफ्ट करने का फैसला लिया है। इसके लिए काम भी शुरू हो गया है। बिजनेसमैन रामेश्वर महतो से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है सिरामिक कंपनी, उसके मालिक ने तय कर लिया है कि अब अपनी फैक्ट्री दिल्ली से हटा के बिहार में लगाएंगे। ऐसा क्यों रामेश्वर जी, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि बिहार में बहुत बदलाव आया है। अगर पहले की अपेक्षा हम देखें तो आज बिहार में रोड, रास्ते, बिजली, 24 घंटा बिजली। किसी भी उद्योग को क्या चाहिए? अच्छा रोड, कनेक्टिविटी के लिए बिजली चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, वो सब आज बिहार में है। और जो नई उद्योग नीति आई है ये बहुत ही लाभदायक है व्यापारियों के लिए, उद्योग धंधे वालों के लिए। और आप देखेंगे कि इस कोरोना महामारी के चलते जो बिहार में सब लोग वापस आ गए हैं, श्रमिक लोग, उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि उनके जिला में और उनके राज्य में उनको काम मिले, और हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हमें कम सैलरी पे अच्छे कारीगर और कामगार मिल पाएंगे। और बिहार में जब आपकी इंडस्ट्री लगेगी तो क्या कुछ फायदा बिहार के लोगों को मिलेगा? क्या कुछ देने वाले हैं बिहार को? देखिए, जब हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं रहेगा कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं और उससे उत्पाद करके और मुनाफा कमा रहे हैं। जब हम उद्योग लगाएंगे तो देखिए, देखा देखी ही लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम चीनी मिट्टी के बर्तन का लगाते हैं, हैंडमेड टाइल का लगाते हैं, या जिस प्रकार से हमने आपसे कहा कि आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहार में खपत हो सकती है, उन आइटमों को लगा और यहाँ से हम लोग निर्यात भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। रामेश्वर महतो पैसे से बिजनेसमैन भी है, लेकिन राजनीतिक पहचान भी इनकी है। ये एमएलसी भी हैं जेडीयू के। तो बिहार में जेडीयू के एमएलसी जो इंडस्ट्रिस्ट भी हैं दिल्ली में, अपना फैक्ट्री शिफ्ट करने वाले हैं बिहार में और नए उद्योग नीति से बेहद प्रभावित है। और इनका कहना है कि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो कई सारे इनके जो जानने वाले लोग भी हैं वो भी बिहार की ओर शिफ्ट करेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
मुजफ्फरपुर में पुलिस की सख्ती के बाद भी शादी समारोह में हॉर्स फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ एक शादी समारोह में राइफल से फायरिंग का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसे देखकर पुलिस अब एक्शन में आई है। ये वीडियो सदर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव का बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते परमानंदपुर निवासी रामदेव राय की बेटी की शादी थी। दरवाजा लगते वक्त बैंड बाजे की धुन पर डांस चल रहा था और इसी बीच एक युवक अपने राइफल से फायरिंग करने लगा। फायरिंग करने वाले युवक का नाम मनोज राय बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। स्पष्ट है कि जो आर्म्स एमुनेशन उनको लाइसेंस का मिला हुआ है उनको व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए दिया गया है, न कि जो है कि हॉर्स फायरिंग के लिए दिया गया है। यदि जो है कि इस तरह की घटनाओं में जो है कि उनका आर्म्स लाइसेंस प्रयोग में किया जाता है तो न सिर्फ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके जो है कि आर्म्स लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा। इधर छपरा में वज्रपात से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महमदा के गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बता गांव में कोरोना मरीज मिलने के बाद यहां लोगों का सैंपल लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। तभी बारिश शुरू हो गई और इसी दौरान वज्रपात हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं रामगढ़वा चवर में धान की रोपनी कर रहे बुजुर्ग किसान की मौत ठनका की चपेट में आने से हो गई, जबकि मकेर में एक महिला की भी वज्रपात से मौत हो गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही छपरा के शेरपुर गांव में वज्रपात से 9 लोगों की मौत हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई राजनीतिक दल वर्चुअल रैली के जरिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के तहत झारखंड के धनबाद, बोकारो और अन्य जिलों से हजारों की संख्या में ईवीएम, वीवीपैट और अन्य सामग्री ट्रकों के जरिए लाई गई है। इसे जवाहर टाउन हॉल और जिला निर्वाचन कार्यालय के हॉल में रखा जा रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है और इस समय हम लोग गया समाहरणालय परिसर में हैं। यहाँ विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आप देख सकते हैं कि ईवीएम, वीवीपैट और अन्य जो सामग्री है वो झारखंड से लाई गई है और इसको रखने के लिए यहाँ 2 विशेष हॉल को चिन्हित किया गया है। पहला हॉल जवाहर टाउन हॉल है जहाँ ईवीएम को रखा जा रहा है। बाकी जिला निर्वाचन कार्यालय के बगल में एक दूसरा हॉल को चिन्हित किया गया है जहां वीवीपैट और अन्य जो दूसरे मशीनें हैं उसको रखा जा रहा है। एक तरफ राजनीतिक दल के द्वारा अलग अलग तरीके से चुनाव की तैयारी शुरू की गई है, वर्चुअल रैली की जा रही है। वहीं निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद विभिन्न जिलों में तैयारी की जा रही है और इस सिलसिले में गया में ईवीएम आया है जिसे सुरक्षित रखा जा रहा है और इन जगहों पर विशेष लाइट्स के साथ ही सीसीटीवी कैमरा और अन्य सामग्री भी लगाई जा रही है ताकि ये जो सामग्री है वो सुरक्षित रहे। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। खबरें और भी है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। छात्रों के हितों की अनदेखी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर में सड़कों पर उतरे और बिहार सरकार को शिक्षा और रोजगार के मामले में फेल बताते हुए गीत संगीत के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सड़कों पर उतरे हैं और इस प्रकार ढोल और झाल मृदंग के साथ ये लोग आए हैं और कोशिश की जा रही है कि बिहार सरकार की जो व्यवस्था है शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, उसको लेकर हल्ला बोल किया जाए। और छात्रों को आपत्ति इस बात को लेकर है जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी जो गुणवत्ता है उस पर सवाल है। साथ ही साथ रोजगार को लेकर जो हाल के दिनों में क्या क्या आपत्ति हुआ है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रदेश के सभी जिलों और सभी इकाइयों के द्वारा, जैसा कि आप सबों को ज्ञात है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार की शैक्षणिक अराजकता, एसटीटी परीक्षा परिणाम को रोके जाने को लेकर के पिछले 23 मई से सरकार के पोल खोलती आ रही है। आज इसी कड़ी में पुनः हम लोग सरकार को जिस प्रकार से अपने आंदोलन के माध्यम से विवश करते हुए आज सरकार को पुनः इस परीक्षा को पुनः आयोजित करने को विचार करने पर मजबूर किया है। बिहार सरकार छात्रों पे सबसे ज़्यादा अन्याय करती आ रही है, उसके
सारे एजेंडे बनते हैं लेकिन छात्रों के ऊपर कोई एजेंडा नहीं बनता है, ना शिक्षा है ना रोजगार है। छात्रों के मुद्दे हैं, खास करके जो STT को लेकर जिस प्रकार रद्द किया गया उसको लेकर आपत्ति है, और इसके अलावा जो छात्रों के दूसरे मुद्दे हैं उनको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सड़कों पर आए हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार।